Hello students. Today we will discuss about elastic collision in one dimension. बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इम्प्लीमेंटेशन ही है। इसी को लेकर हमने यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर हमने कुछ फार्मूलाज को ड्राइव करना है ताकि हम फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि इस टॉपिक में असल में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन मींस जैसे इलास्टिक होता है ना कि अगर उसको खींचो तो वक्ती तौर पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर अपनी असल लंबाई में वापस आ जाती है। मतलब तो इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें सिस्टम में मौजूद पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी वक्ती तौर पर चेंज हो सकती है। पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट की, सिस्टम की नहीं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। अ कोलिजन इन विच kinetic energy of system remains conserved is called elastic collision. वन डायमेंशन मीन्स एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में। अब मज़ीद समझने के लिए हम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली एग्जांपल को ही ले लेते हैं कि टू बॉल्स का एक सिस्टम हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स नॉन रोटेटिंग बॉल्स। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपने एक्सिस के गिर्द बॉल्स रोटेट नहीं कर सकती, सिर्फ वो मूव कर रही हैं एक स्ट्रेट लाइन में। तो तब क्या है, फर्स्ट बॉल का हमने जैसे उसी में फ़र्ज़ किया था कि फर्स्ट बॉल का मास m1 है और वो विद वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, और सेकंड बॉल का मास m2 हमने कह दिया था और वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये टकराने से पहले की वेलोसिटीज़ थी उनकी, लेकिन एट अ पॉइंट ऐसा होता है कि दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मास m1 जिसकी वेलोसिटी थी v1, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v1 डैश, और सेकंड बॉल जिसका मास था m2 और वेलोसिटी थी v2, टकराने के बाद हमने कहा फ़र्ज़ कर लेते हैं उसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई। पहले उनकी वेलोसिटीज़ थी v1 और v2, और टकराने के बाद हमने कहा v1 डैश और v2 डैश, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? जाहिर है इस सिस्टम में सिर्फ दो बॉल्स हैं, तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम प्लस सेकेंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम, इसी तरह दोनों बॉल्स का फाइनल मोमेंटम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा सिस्टम का। फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम था m1v1, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्लस सेकेंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम था m2v2, सेकेंड बॉल का मास m2 और वेलोसिटी यानी v2 का प्रोडक्ट, इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम m1v1 डैश, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो थी v1 डैश थी और मास जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम होगा m2v2 डैश। अब m1 की वैल्यूज़ इक्वल के एक साइड पर लिख लेते हैं और m2 की वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी साइड पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी m1v1 माइनस m1v1 डैश इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v2। हम इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस कर रहे हैं और हमने कहा कि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब तब्दील नहीं होती। मींस हम लिख सकते हैं कि टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तब्दील नहीं ना हो रही, तो टोटल जो इनिशियल थी यानी टकराने से पहले की जो काइनेटिक एनर्जी थी टकराने के बाद भी वही रही, तब्दील नहीं हुई। टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मींस फर्स्ट बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी मींस फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड बॉल की टकराने के बाद यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि बराबर होती है हाफ इंटू मैस इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट बॉल का मैस था m1 और वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी v1, तो हम उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं कि हाफ m1 v1 स्क्वायर। इसी तरह सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी v2 और मैस था m2, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब फर्स्ट बॉल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो फर्स्ट बॉल की मैस जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा m1 ही, और जबकि उसका फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद जो है वो v1 डैश हो गई। तो बस वेलोसिटी चेंज हुई, v1 डैश है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर। अब सेम इसी तरह सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी थी v2 डैश और मैस m2 ही है, तो सेकंड बॉल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम ऐड करने लगे, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। अब फिर से इस इक्वेशन में m1 की वैल्यूज़ इक्वेशन की एक साइड पर लिख लेते हैं और m2 की वैल्यूज़ दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस, वहाँ पे ऐड हो रहा था v1 डैश वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, माइनस हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। अब माइनस m2 की दूसरी वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जब आएगी तो उसके साथ भी माइनस हो जाएगा, वहाँ पे ऐड हो रहा था यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर हाफ कॉमन लिया जाए तो, और लेफ्ट साइड पर m1 कॉमन है और राइट साइड पर m2 कॉमन है, वो ले लेते हैं। तो हाफ इज m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हाफ कॉमन और m2 कॉमन, तो बाकी बचेगा v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। दोनों साइड्स पे जो हाफ है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास वैल्यू बचेगी m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। हम एक फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी अगर दो वैल्यूज़ हैं उन दोनों का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस की वैल्यू हो, तो एक दफ़ा हम उसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, और मल्टीप्लाई करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास वापस यही वैल्यू आती है। ये फार्मूला हमने मैट्रिक में भी पढ़ा, इंटर में भी हमने अभी भी पढ़ा, यूज़ भी हमने इसको बहुत ज़्यादा किया, तो यहाँ पे भी हम यही यूज़ करेंगे, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर की जगह पर v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इज इक्वल टू m2, अब उसकी जगह भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में वैल्यूज़ को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, v2 डैश माइनस v2 इंटू v2 डैश प्लस v2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी और 2 ये थी, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है m1 इंटू v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाय, इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड पे था m1 v1 माइनस v1 डैश, इसी तरह राइट साइड पे था इक्वेशन 1 के m2 इंटू v2 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश माइनस v2, अब डिवाइडेड बाय m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 से कैंसिल हो जाएगा, m1 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह v1 डैश v1 माइनस v1 डैश
v1 माइनस v1 डैश ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह v2 डैश माइनस v2 ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी रह जाएगा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं कि डैश वाली टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पर लिख लें और डैश के बगैर वाली टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी साइड पर लिख दें। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगी v1 माइनस v2 उधर प्लस हो रहा था इक्वेशन के इस साइड पे आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, या यू भी लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा माइनस v2 प्लस v1। तो तरतीब जब सीधी करेंगे तो v1 माइनस v2। इस इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी माइनस सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है और इक्वल के दूसरी साइड पर फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी माइनस सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी। इस इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी माइनस सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है लेफ्ट साइड पर, और इक्वेशन के दूसरी साइड पर यानी राइट साइड पर हमारे पास फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी माइनस सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी है। और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि बॉल्स के टकराने से पहले की जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं यानी फर्स्ट सेकंड बॉल माइनस फर्स्ट बॉल यानी v1 माइनस v2 रिलेटिव वेलोसिटी है टकराने से पहले की, और हमारे पास राइट साइड पर रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं टकराने के बाद की, लेकिन नेगेटिव साइन है मतलब डायरेक्शन रिवर्स है। मैग्नीट्यूड सेम है रिलेटिव वेलोसिटीज़ के टकराने से पहले और बाद में, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो वी कैन से relative velocities before and after collision has the same magnitude but reversed after collision। टकराने के बाद रिवर्स हो गया इसलिए माइनस साइन है। अगर हमें दोनों फर्स्ट और सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम फार्मूलाज ड्राइव कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। यूँ भी हम लिख सकते हैं यहाँ से v2 डैश की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो हम v2 को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, तो v2 डैश इज इक्वल टू v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। उसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास हो जाएगी m1 v1 सेम प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2। अब m2 डैश की जगह पर फार्मूलाज हमने इन स्पेशल केसेस को सॉल्व करने के लिए यही दो यूज़ करने हैं, v1 डैश की और v2 डैश की। जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो दोनों ही फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस को। व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 then what will be v1 dash। v1 dash का फार्मूला है v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1 plus 2m1 divided by m1 plus m2 into v2। इस केस में हमने कहा कि m1 बराबर है m2 के, यानी m2 की जगह मैं m1 लिख सकती हूँ, दोनों बराबर है ना, तो m2 की जगह भी m1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1, यानी m2 की जगह पे m1 पुट किया इंटू v1 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस अब m2 की जगह m1 इंटू v2। तो फर्स्ट टर्म में आप देखें m1 माइनस m1 किसके इक्वल होता है, ये 2 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आता है। इसी तरह m1 में से m1 ही निकालें तो 0 आंसर आएगा। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि उसको v1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 प्लस m1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय अब m1 प्लस m1 भी 2m1 के इक्वल हो जाएगा।
तो 2m1 ऊपर वाले 2m1 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा v2। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया v1 डैश इज इक्वल टू v2। v1 डैश मतलब फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की, और v2 मतलब सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, टकराने से पहले की वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो फाइनल वेलोसिटी थी फर्स्ट बॉल की वो बराबर होगी सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के, यानी जो टकराने से पहले सेकंड बॉल की वेलोसिटी थी वो फर्स्ट बॉल की हो जाएगी टकराने के बाद। इसी तरह अब हम v2 डैश फाइंड करते हैं, तो v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। ये फार्मूला मैंने जस्ट लिखा है अभी। अब यहाँ पे भी m1 इज इक्वल टू m2 है इस केस में, तो हम m2 की जगह m1 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 इंटू v1 प्लस m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1, m2 की जगह m1 लिख रही हूँ ना, इंटू v2 इज। अब v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2m1 इंटू v1 प्लस, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो होगी? m1 माइनस m1 है, यानी किसी भी वैल्यू में से वही वैल्यू माइनस करें तो ज़ीरो आती है। जब वो ज़ीरो v2 से मल्टीप्लाई होगा या m1 प्लस m2 से डिवाइड होगा तो फाइनल रिज़ल्ट इस पूरी टर्म का हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। तो v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 से कैंसिल हो जाएगा, v1 हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो v2 डैश इज इक्वल टू v1, इसका क्या मतलब है? v2 डैश है फाइनल वेलोसिटी सेकेंड बॉल की, डैश वाली वैल्यूज़ फाइनल वेलोसिटीज़ थी, और v2 है सेकेंड बॉल की। सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी बराबर है v1 के, यानी फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के। यानी सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? जो फर्स्ट बॉल की टकराने से पहले वेलोसिटी थी। यानी दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज़ एक दूसरे ने ले ली हैं। फर्स्ट बॉल की जो पहले थी वो सेकेंड बॉल की हो गई, जो सेकेंड बॉल की थी वो फर्स्ट बॉल की होगी, अगर m1 बराबर है m2 के। अब सेकेंड केस था हमारे पास कि एक बॉडी मूव कर रही है और दूसरी बॉडी रेस्ट पर है, तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ किसके बराबर होंगी? तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। v1 हम कह लेते हैं कि फर्स्ट मैच जो है m1 वो मूव कर रहा है और सेकंड बॉल m2 वो रेस्ट पर है, यानी v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। रेस्ट पर है मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है ना, तो v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। मैंने ये अभी जस्ट फार्मूला लिखा है v1 डैश का। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, v2 की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, तो ये पूरी सेकेंड टर्म जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, तो बाकी बचेगी सिर्फ फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास आंसर आया v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1। इसी तरह v2 डैश अगर फाइंड करते हैं तो भी v2 की पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास आएगा v2 डैश इज़ इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1। देखते हैं अब थर्ड केस को। थर्ड केस m1 लाइटर बॉडी है, फर्स्ट कर लेते हैं m2 हैवियर बॉडी है। अब हमने कहा हैवियर बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, यानी v2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। रेस्ट पर है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, v2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। m1 लाइटर है, लाइटर बॉडी बहुत कम मैस वाली बॉडी है, उसको हम कह लेते हैं कि तकरीबन उसका मैस नियरली इक्वल टू ज़ीरो है, नेगलेक्ट किया जा सकता है कि जैसे कोई मैस नहीं है, इतनी लाइट है वो, इसलिए हम m1 की जगह ज़ीरो पुट कर लेते हैं। है ज़ीरो नहीं है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो पुट कर लेते हैं। v1 डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस m2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो प्लस m2
इंटू v1 प्लस, अब m1 ज़ीरो है तो 2m1 ये ज़ीरो हो जाएगा, और v2 तो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म सेकंड वाली जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। v1 डैश इज़ इक्वल टू माइनस m2 डिवाइडेड बाई m2 v1 प्लस ज़ीरो। तो v1 डैश की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, m2 से कटिंग हो जाएगा माइनस v1। v1 डैश फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की इज इक्वल टू माइनस v1, यानी फर्स्ट बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है, बट उसके साथ माइनस का साइन है, मतलब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। स्पीड यानी उसकी जो वेलोसिटी है वही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। v2 की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, m1 की जगह भी ज़ीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो डिवाइडेड बाय, फर्स्ट टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, इसी तरह सेकेंड टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। जब ज़ीरो पुट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो v2 डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सेकेंड बॉल की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो के इक्वल थी, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो के इक्वल है। वो रेस्ट पर है, एक हैवी बॉडी, बहुत भारी बॉडी जो थी वो रेस्ट पर है, उससे लाइटर बॉडी आके टकराई है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, लेकिन हैवी बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी, उसकी स्पीड पर, उसकी वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं हुआ। अब फोर्थ केस जो है उसमें m1 हैवी है, फर्स्ट मैस को हमने कह दिया हैवी है, और सेकंड मैस जो है वो लाइटर बॉडी है, बहुत कम मैस वाली है, और उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो के इक्वल है। लाइटर बॉडी रेस्ट पर है, हैवी बॉडी आई उसके साथ टकराई। अब क्या फ़र्क पड़ा उनकी वेलोसिटीज़ पर, क्या चेंजिंग्स आई, क्या उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ हुई, वो फाइंड करना है। तो v1 डैश इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 की जगह ज़ीरो पुट किया है, क्योंकि हमने कहा लाइटर बॉडी है, बहुत कम मैस वाली, तकरीबन ज़ीरो है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो। तो हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं, m1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई m1 प्लस ज़ीरो इंटू v1 प्लस माइनस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस ज़ीरो, m2 की जगह ज़ीरो पुट किया है। और हमने एक और बात की थी कि v2 ज़ीरो का इक्वल है, सेकेंड बॉडी लाइटर बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, यानी उसकी वेलोसिटी नहीं है, तो v2 की जगह ज़ीरो पुट कर रही हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m1 v1 प्लस सेकेंड टर्म पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि v2 ज़ीरो है, जब वो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आएगा। तो m1 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया v1 डैश इज़ इक्वल टू v1, यानी जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी टकराने से पहले वही टकराने के बाद होगी। एक हैवी बॉडी जो लाइटर बॉडी की मैस से टकराई भी है, लेकिन उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको कि वो किसी से टकराई है, वो चलती जाएगी ऐसे उसी स्पीड से। अब v2 डैश फाइंड करते हैं, यानी सेकंड बॉल जो रेस्ट पर था और लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी को। v2 डैश इज़ इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। m2 की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, क्योंकि नियरली इक्वल टू ज़ीरो है उसका मैस, और वो है भी रेस्ट पे। जब v2 की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म हमारे पास पूरी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, जबकि फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 2m1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू v1 प्लस ज़ीरो। तो v2 डैश इज़ इक्वल टू m1 से कैंसिल, 2v1, 2v1 मतलब दो गुना हो गई फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी से। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो पहले रेस्ट पर था उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी से डबल,
यानी एक बॉडी, हल्की सी बॉडी एक रेस्ट पर पड़ी है, उससे एक हैवी सी बॉडी आकर टकराती है। हैवी बॉडी की स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लाइटर बॉडी वहाँ रेस्ट पर पड़ी थी, वो जिस स्पीड से वो पिछली बॉल आके उससे टकराई है, उससे 2 गुना स्पीड से वो लाइटर बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। v2 डैश इज इक्वल टू 2v1। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। उसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास हो जाएगी m1v1 सेम प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2। अब m2 डैश की जगह पर मैं उसकी वैल्यू लिख रही हूँ जो कि हमने अभी फाइंड की है, v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। अब मैं ब्रैकेट को खोलने लगी हूँ, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v1 प्लस m2v1 डैश माइनस m2v2। अब राइट साइड पर जो हमारे पास v1 डैश की वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साइड पर ही रहने देते हैं और बाकी दोनों वैल्यूज़ के इक्वल के दूसरी साइड पर ले आते हैं। क्योंकि हमने v1 डैश फाइंड करना है ना, तो उसकी वैल्यूज़ को हम उसी साइड पर रहने देते हैं, दूसरी दोनों वैल्यूज़ के को लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं। तो m1v1 प्लस m2v2 माइनस m2v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v1 डैश। अब इन दो टर्म्स को v1 वाली को हम एक साथ मतलब इकट्ठा लिख लेते हैं, v2 वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। अब v1 वाली में से v1 कॉमन ले लेते हैं, v2 वाली में से v2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा v1 इंटू m1 प्लस माइनस m2 प्लस 2m2v2 इज इक्वल टू, अब v1 डैश हमने फाइंड करना है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2। अब v1 डैश के साथ जो m1 प्लस m2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m1v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1 डैश। तो ये है वो फाइनल इक्वेशन जो हमने v1 डैश अगर फाइंड करना हो तो हम ये यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह अगर हमने v2 डैश फाइंड करना है यानी सेकेंड बॉल की फ़ाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे, v1 प्लस v1 डैश इज़ इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं v1 डैश की वैल्यू। तो v1 डैश बराबर आ जाएगा v2 डैश प्लस v2 माइनस v1। अब इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1। अब v1 डैश की जगह पर लिख रहे हैं v2 डैश प्लस v2 माइनस v1 और बाकी सेम उसी तरह प्लस m2 v2 डैश। अब मैं ब्रैकेट्स को खोलने लगी हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v2 डैश प्लस m1v2 माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश। अब हमने फाइंड करना है v2 डैश, तो v2 डैश वाली टर्म्स हम राइट साइड पर ही रहने लेते हैं जहाँ पर हैं, और बाकी दोनों टर्म्स हम लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v2 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1v2 डैश प्लस m2v2 डैश। तो मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं, v1 वाली वेलोसिटीज़ वैल्यूज़ को हम एक साइड पर लिख लेते हैं और v2 वाली वेलोसिटीज़ को फिर नेक्स्ट साथ में लिख लेंगे। तो हम अगर लिखें तो ये ऐड हो जाएंगी, तो 2m1v1 प्लस
अब v2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो m2 माइनस m1 हमारे पास आएगा इज इक्वल टू v2 डैश इंटू m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 दूसरी तरफ आकर दोनों टर्म्स से डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2m1v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अब सेकेंड टर्म के साथ भी m1 प्लस m2 डिवाइड होगा तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू v2 डैश। तो ये है v2 डैश की वैल्यू यानी सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। जब हमें m1 का पता होगा, m2 का पता होगा, v1 का पता होगा, v2 का पता होगा, यानी दोनों बॉल्स के मैसेज का पता होगा और दोनों बॉल्स की इनिशियल वेलोसिटीज़ टकराने से पहले की वेलोसिटीज़ हमें पता होंगी, तो फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉल की फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। मसलन अगर m2 और m1 यानी दोनों बॉल्स के मैसेज इक्वल हैं तो फाइनल वेलोसिटीज़ यानी v1 डैश और v2 डैश क्या होंगी, उनके क्या आंसर्स आएंगे। सेकेंड केस के अगर एक बॉल रेस्ट पर हो और दूसरा मूव कर रहा हो तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी। अगर बहुत ही कोई लाइट मैस की बॉल है, बहुत कम मैस है उस बॉल का, वो किसी हैवियर मैस की बॉडी से टकराता है जो कि ऑलरेडी रेस्ट पर है, यानी एक बहुत हल्की सी बॉल है वो जाके किसी हैवियर बॉडी से बहुत भारी बॉल से टकराती है और भारी बॉल जो है वो हैवी जो है वो रेस्ट पर है, तो उन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी। इसी तरह अगर लाइटर मैस की बॉडी रेस्ट पर हो, यानी बहुत हल्की सी बॉल है वो रेस्ट पर पड़ी है और कोई भारी सी बॉल आके उससे टकराती है, तो उन दोनों की वेलोसिटीज़ पर क्या असर होगा, उनकी फ़ाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी।